Hi everyone, welcome to Gurmantra Academy. I am your educator Nidhi Dua, and in today's lecture we are going to discuss about breathing and exchange of gases. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है दैट एक्सचेंजेस एनवायरमेंटल ऑक्सीजन विद CO2 प्रोड्यूस्ड इन दी सेल्स। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो जो गैस होती है दैट इज हार्मफुल फॉर अस। तो उस गैस को हम एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज करते हैं। हम एनवायरमेंट से O2 गैस को इनहेल करते हैं एंड CO2 गैस को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स विद इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेशन। क्या होगा, हम जो खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा सेल्स के अंदर, फिर आप ऑक्सीजन लेते हो और एलिमिनेशन ऑफ CO2 चलता रहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं ये एक साथ साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, जो CO2 आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है उसे एनवायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज कर देना। ओके, अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एनिमल्स के पास बहुत सारे मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम बात करते हैं। डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लोअर एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, Cnidarians, platyhelminthes and free-living roundworms exchange O2 by simple diffusion through their body surface। जितने भी आपके पास लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, नॉन कॉर्डेट्स हैं, वो सभी के सभी जो रेस्पिरेशन है वो कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बाय दियर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। ठीक है, कुछ वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें आप गिल्स बोलते हो, आर यूज्ड बाय द मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं दे यूज गिल्स लाइक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, mollusk, whereas vascularized bags called lungs are used by the terrestrial forms। terrestrial forms like हम लोग हो गए, जैसे ह्यूमंस हो गए। इसके अलावा आपके पास कई सारे एम्फीबियंस हैं जो कि टेरिस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं, तो वो लोग लंग्स का यूज में लेते हैं। ठीक है, parasitic form flatworms, example tapeworms and roundworms like ascaris have anaerobic mode of respiration too। ठीक है, तो ये बात तो हमने कर ली अब तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की और रेस्पिरेशन होता क्या है। अब हमारा जो मेजर फोकस होगा दैट विल बी ऑन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करोगे। नंबर 1 होगा कंडक्टिंग पोर्शन एंड नंबर 2 होगा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पोर्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पोर्शन जो होगा वो मेन काम करेगा आपका। सबसे पहले कंडक्टिंग पोर्शन को देखते हैं। कंडक्टिंग पोर्शन की अगर आप बात करते हो तो इट इज द पासेज फॉर द एयर। किसके लिए पासेज है ये, एयर के लिए पासेज है। ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई एंड रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू द एक्सटीरियर, यानी बाहर की तरफ आ जाना। दिस पोर्शन क्लियर एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज इट एंड ऑल्सो ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कंडक्टिंग पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। कंडक्टिंग पोर्शन की अगर आप बात करते हो तो कंडक्टिंग पोर्शन जो होता है इट स्टार्ट्स विद योर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, नोस्ट्रिल्स से आपका कंडक्टिंग पोर्शन स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। अब बात करते हैं इन दिस पार्ट गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। ये देखिए, कंडक्टिंग पोर्शन के अंदर कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। उसका सिंपल काम है आपकी बॉडी टेम्परेचर तक एयर का टेम्परेचर लेके आना, एज वेल एज अगर कोई एयर के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उन्हें रिमूव कर देना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेड एयर स्पेस। इसे क्या बोला जाता है, डेड एयर स्पेस। इट स्टार्ट्स विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब द वेरियस पार्ट्स आर एज फॉलोज। अब जो मेजर पार्ट्स यहाँ पे कवर होंगे, देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल नेस और नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स
से आपका जो सबसे पहला पार्ट है वो स्टार्ट होता है। दीज आर अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स, दो होल जो आपकी नोज पे होते हैं उन्हें आप एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हो, ठीक है। आर अ पेयर ऑफ स्लिट्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज, ठीक है, विच ओपन्स इनटू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। जो आपके स्लिट लाइक होल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नोज पे, उसके अंदर आपके पास नेजल चैम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नेजल चैम्बर में क्या होगा, देखो, नेजल चैम्बर पेयर ऑफ पैसेज लोकेटेड एट द बैक ऑफ नोस्ट्रिल जस्ट अबव द माउथ कैविटी। नेजल चैम्बर कहां होगा, जस्ट अबव द माउथ कैविटी नेजल चैम्बर की लोकेशन होगी। नेजल सेप्टम इज अ मीडियन पार्टीशन दैट सेपरेट्स द टू चैम्बर्स, ठीक है। नेजल सेप्टम होगा आपकी बॉडी के अंदर जो कि दो चैम्बर्स को डिवाइड करेगा, बॉडी के अंदर मतलब आपकी नोज के अंदर, ठीक है। ईच चैम्बर हैज 3 रीजन्स। अब लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर दोनों के पास 3 रीजन होंगे, वेस्टिब्यूलर, रेस्पिरेटरी एज वेल एज ऑल्फैक्टरी, ठीक है। The chambers had special pseudo stratified ciliated epithelium। देखो यहाँ पे टिश्यू का नाम दे रखा है, कौन सा टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होगा ये टिश्यू आपको याद रखना है, ठीक है। सीलिएटेड एपिथीलियम है मतलब यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होंगी। अब सीलिया का काम क्या होता है, सीलिया का काम होता है आपका, आप बोल सकते हो यहाँ पे जो सीलिया काम करेगी वो एज अ हेयर काम करेगी। हेयर का काम क्या होगा, मान लो कोई आपके पास एयर के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल आ गया था, वो जो हेयर्स होंगे दे विल ट्रैप दैट पार्टिकल, ठीक है, बाय विच एयर इज फिल्टर्ड बाय हेयर्स। आ गई बात यहाँ पे कि जो एयर होगी उसे फिल्टर किया जाएगा, उसके अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसे वहीं के वहीं ट्रैप कर लिया जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। एंड मॉइस्टेंड बाय द म्यूकस, और यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है जिसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना, जिससे आपकी जो नोज होती है वो मॉइस्ट रहे, या फिर आप बोल सकते हो नेजल चैम्बर जो है वो मॉइस्ट रहे। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेजोफेरिंक्स, ठीक है। नेजोफेरिंक्स क्या है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स का अपर पार्ट है इनटू विच इंटरनल नेर्व्स ओपन। इंटरनल नेर्व्स क्या हो गए, इंटरनल जो आपके पास स्लिट्स हैं वो ओपन करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपके पास लैरिंक्स। लैरिंक्स का काम क्या है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का अपर पार्ट है, इट अलाउज द एयर टू पास इनटू द लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या करेगा ये, एयर को पास कर देगा, अलाउ करेगा एयर को, ताकि वो पास करके कहाँ चली जाए, लंग्स में चली जाए, ठीक है। नेजोफेरिंक्स ओपन थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंक्स इनटू ट्रेकिया। ग्लॉटिस क्या था, कल आपने देखा था, ग्लॉटिस एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओपन रहता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, ठीक है। जब आप स्वॉलो कर रहे होते हो तब ये ओपन नहीं रहता। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेकिया। इट इज अ थिन वॉल ट्यूब। कैसी है ये, थिन वॉल ट्यूब है, अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड। इट एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ट्रेकिया कहां तक आप बोल सकते हो एक्सटेंड करती है, तो वो कहां तक एक्सटेंड करती है, मिड थोरैसिक कैविटी तक। इट पासिस द एयर टू द एल्वियोलाई। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई आ गया। At the level of 5th thoracic vertebra, trachea divides into 2 tubes. क्या होगा, आपके पास मिड थोरैसिक चैम्बर तक आपके पास यहाँ पे देखो ट्रेकिया गई। अब ट्रेकिया क्या होगा, जैसे ही 5th थोरैसिक चैम्बर आ जाएगा, वर्टेब्रा आ जाएगा, वहां पे ट्रेकिया बाइफर्केट कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी 2 ट्यूब्स के अंदर, पहली राइट और दूसरी लेफ्ट, या फिर लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ओके। ईच ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड्स इनटू लोअर और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। अब जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो सेकेंडरी ब्रोंकाई या फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर फिर से डिवाइड कर जाती हैं। द सेकेंडरी ब्रोंकाई सब डिवाइड्स इनटू स्मॉलर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे टर्शरी ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे विच डिवाइड्स इनटू स्टिल स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। फिर टर्शरी ब्रोंकाई से भी छोटी छोटी जो आप बोल सकते हो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उन्हें आप क्या बोल दोगे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। वैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर आप एल्वियोलाई के केस में बात करते हो। द स्मॉल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव ऑफ अ नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एल्वियोलाई, ठीक है।
अब आपके पास कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी एज वेल एज एक्सचेंजिंग पोर्शन। अब तक आप कौन सा पोर्शन देख रहे थे, देखो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कंडक्टिंग पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, दूसरा पोर्शन कौन सा है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पोर्शन, जिसे आप मेन पोर्शन बोलोगे, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, है ना। अब कंडक्टिंग पोर्शन में आपने क्या देख लिया, कंडक्टिंग पोर्शन में आपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स देखे, नॉस्ट्रल्स के अंदर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर्स में हेयर्स थे और म्यूकस था, फिर नेजोफेरिंग्स आ गया, फिर लैरिंग्स आया, देन ट्रेकिया आया। ट्रेकिया में क्या देखा, मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है। जैसे ही फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा आता है, ये क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकियोल्स के अंदर, मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स आपके पास आ जाएंगी। फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स जो होंगी वो डिवाइड करके सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स बनाएंगी, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स डिवाइड करके स्मॉलर टर्शरी ब्रोंकाइल्स बनाएंगे और फिर वो फर्दर ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिनका साइज बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका कंडक्टिंग पोर्शन। अब हम बात करेंगे सेकेंड पोर्शन, दैट इज योर रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पोर्शन। ओके, देखो द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या होगा, एल्वेलाई और उसकी जितनी भी डक्ट होंगी वो सभी के सभी यहाँ पे आप इंक्लूड करोगे। इट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। देखो आ गया, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। कौन सी साइट होगी एक्चुअल, आपकी होगी एल्वेलाई वाली, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs, which provides the surface of exchange of gases in humans. ठीक है, अब आपके पास आ जाता है सबसे पहले लंग्स। देखो लंग्स के बारे में हम डिटेल मैनर में स्टडी करेंगे। तो लंग्स, दीज आर दी पेयर्ड ट्रायंगुलर बैग्स। कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ट्रायंगुलर बैग होते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या बनाते हैं ये, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाते हैं। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप बोल सकते हो लंग्स हैं, किसके केस में, ह्यूमन के केस में। ओके, तो ये देखो ये आपको लंग्स दिख रहे हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लंग की अगर आप पोजीशन की बात करते हो तो डायफ्राम के ऊपर मिलते हैं आपको। ठीक है, देखो दे लाई इन दी thoracic cavity on the sides of heart. The thoracic cavity is enclosed dorsally by thoracic vertebra, laterally by ribs and ventrally by sternum. ये पोजीशंस आपको याद रखनी है कि लंग्स जो होते हैं वो कैसे अटैच रहते हैं। तो देखो दे लाई इन दी thoracic cavity, कहाँ पे मिलते हैं, thoracic cavity के अंदर मिलेंगे। thoracic cavity is enclosed by, thoracic cavity कैसे enclosed रहेगी, डॉर्सली तो वो रहेगी thoracic vertebrae से, है ना, वर्टिब्रे से, लेटरली रिब्स के थ्रू, और वेंट्रली कैसे रहेगी, स्टर्नम के थ्रू। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। एंड क्लोज बिलो बाय अ डोम शेप डायफ्राम, और क्लोज कैसे हो जाएगी, डायफ्राम से, इस तरीके का आपको एक शेप मिलेगा। ठीक है, डोम शेप्ड डायफ्राम की मदद से इसके ऊपर आपके लंग्स प्रेजेंट होंगे। अब लंग्स की अगर हम कवरिंग के बारे में बात करें तो उसे आप कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हो, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर प्लूरे बोल सकते हो। ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन अ टू मेम्ब्रेन कॉल्ड दी प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम ऑफ थॉरेक्स। द इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड दी विसरल प्लूरॉन। सबसे पहले इनर वाली लेयर जो होती है दैट इज नोन एज विसरल प्लूरॉन, विच इज फर्मली बाउंड टू द सरफेस ऑफ लंग्स। जो कि अंदर वाली लेयर होगी लंग्स की, वो लंग्स के सरफेस के साथ अटैच रहेगी। ठीक है, जिसे आप क्या नाम देते हो, विसरल प्लूरॉन। द आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड दी पेराइटल प्लूरॉन, और जो आउटर मेम्ब्रेन होगी लंग्स की उसे क्या नाम दोगे, पेराइटल प्लूरॉन, विच इज हेल्ड टू दी thoracic वॉल एंड डायफ्राम बाय द कनेक्टिव टिश्यू। देखो जैसे अभी आपको यहाँ पे लंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब यहाँ पे देखते चलो आप आराम से। दो मेम्ब्रेन है आपके पास, कौन कौन सी, विसरल प्लूरॉन हो गई, और दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी थी आपके पास, यहाँ पे दूसरी मेम्ब्रेन आपके पास थी यहाँ पे पेराइटल प्लूरॉन, है ना। विसरल मेम्ब्रेन जो थी वो कैसे मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, मतलब वो लंग के सरफेस के साथ अटैच थी। तो देखो यहाँ पे विसरल प्लूरा, ये जो विसरल प्लूरा है ये अंदर वाली सेकेंड लेयर आपको दिख रही है, ये सेकेंड लेयर जो दिख रही है ये लंग के सरफेस के साथ अटैच है। जबकि ये जो सेकेंड लेयर है प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है, और आउटर लेयर है दैट मीन्स ये जो थोरैसिक चैम्बर है
उसके साथ अटैच रहेगी। किसके थ्रू? कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। एज वेल एज आउटर मेम्ब्रेन, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये डायफ्राम के साथ भी अटैच रहेगी। किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। फिर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी मिलती है जिसे आप नाम देते हो प्लूरल कैविटी। इज अ वेरी नैरो स्पेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन दी टू प्लूरा। ठीक है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन जिसे आपने विसरल प्लूरॉन बोला और एक आउटर मेम्ब्रेन जिसे आपने क्या बोला? पेराइटल प्लूरॉन। इन दोनों के बीच में एक कैविटी मिलेगी जिसे आप नाम दोगे प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी जो होगी उसके अंदर एक फ्लूइड मिलेगा, उससे आप क्या बोल दोगे? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। क्या करेगा ये? फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, लंग के सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3-4 टर्म्स देखी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो विसरल प्लूरॉन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज पेराइटल प्लूरॉन, फिर यहाँ पे आपके पास प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड का काम क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। अब एक इंपॉर्टेंट नोट आपको दे रखा है, नोट पढ़ लीजिए। देयर आर अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। कितनी एल्वियोलाई हैं? अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई इन 2 lungs with a combined surface area of 70 meters square. A film of lecithin lines the alveoli that lowers the surface tension. ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि एल्वियोलाई को लाइन करके रखता है, तो दैट इज योर लेसिथिन। क्या करता है? ये सरफेस टेंशन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये 2 नोट थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ब्रीदिंग कैसे होती है, एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक है, मेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग, दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसके अंदर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी, एटमॉस्फेयर से जो आप एयर लोगे वो अंदर लोगे, एंड जो CO2 होगी आपकी बॉडी के अंदर वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 और CO2 का एक्सचेंज कहां कहां पे हो सकता है? एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन पे हो सकता है या फिर टिश्यू लेवल पे हो सकता है। नेक्स्ट होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, और ब्लड के थ्रू आपका ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनर्जी कंज्यूमिंग एंड फिजिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? एनर्जी कंज्यूमिंग है, फिजिकल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ thorax expansion, inflatation and deflatation of the lungs and flow of air into and from lungs by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, एनर्जी कंज्यूम होती है, फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पार्शियल प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? देखो, प्रेशर ग्रेडियंट का अगर आप बात करते हो तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है सिंपल प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, जहां पे भी आपको ग्रेडियंट वर्ड मिल जाए वहां मतलब समझ लेना डिफरेंस होता है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर एयर का कुछ प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, ये बात हो गई। द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। और जो मसल्स, कई सारे मसल्स होते हैं जो कि इन ग्रेडियंट को, इन प्रेशर के डिफरेंस को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग मेनली इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। यहाँ पे आपके पास 2 स्टेप्स होंगे। ठीक है, इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस बाय विच फ्रेश एयर एंटर्स द लंग्स। ठीक है, एयर आपकी एंटर करेगी लंग्स के अंदर। इट कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस कि लंग का प्रेशर जब, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा तब आपकी एटमॉस्फेयर से एयर आप अंदर ले पाओगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो लंग के अंदर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव प्रेशर होता है, एज इफ वी कंपेयर इट विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है। फिर फॉलोइंग मसल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के अंदर 2 आप बोल सकते हो मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले डायफ्राम।
इट इज लोअर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर एंड बिकम फ्लैट। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे और ये फ्लैट हो जाएगा। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। इससे क्या होगा, जैसे ही डायफ्राम आपके पास इस शेप में होता है, डोम शेप में, जैसे ही ये फ्लैट हो गया दैट मीन्स थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। कौन सी पोजीशन के अंदर, कौन से एक्सिस के अंदर, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट मसल्स आते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दे अकर बिटवीन दी रिब्स। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये, रिब्स के अंदर मिलते हैं, रिब्स के बीच में मिलते हैं। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट किया। एंड पुल्स द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स और स्टर्नम को कैसे लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे और बाहर की तरफ लेके जाएंगे, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और इससे क्या होगा, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। कौन से एक्सिस के अंदर, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर। डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्लैट हुआ, थोरैसिक चैम्बर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, इससे क्या हुआ, रिब्स और स्टर्नम को ये ऊपर और बाहर की तरफ लेके गए, जिससे थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हुई। इन व्हाट एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर। ठीक है, thus overall increase in volume of the thoracic cavity causes an increase in pulmonary volume. As a result there is a decrease in intrapulmonary pressure. फिर इनकी वजह से क्या हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो था लंग्स के अंदर वो कम हुआ, नेगेटिव हुआ। फिर जैसे ही प्रेशर नेगेटिव हुआ तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई था, दैट मीन्स एयर जो होगी एटमॉस्फेयर से आपकी बॉडी के अंदर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन की जब आप बात करते हो तो देखो, इट इज द पैसिव प्रोसेस बाय विच CO2 इज एक्सपेल्ड आउट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप बाहर छोड़ोगे, कहां से, लंग्स से। इट टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या पिछले वाले केस में क्या था, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो था विद इन द लंग्स वो नेगेटिव था। अब ये कैसा होगा, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन इज एज फॉलो। सबसे पहले डायफ्राम की बात करते हैं तो डायफ्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स होगा, जैसे ही रिलैक्स हुआ डायफ्राम तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। क्या होगा, वॉल्यूम जो होगी थोरैसिक कैविटी की वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन से मसल्स आ जाएंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दस पुलिंग द रिब्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड। यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब्स को डाउनवर्ड और इनवर्ड ले जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, थोरैसिक कैविटी की जो वॉल्यूम होगी, थोरैसिक चैम्बर जो होगा उसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, abdominal muscles, that is external and internal oblique muscles contract compressing the abdomen pushing diaphragm up। और इससे क्या होगा, डायफ्राम ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गई। अब वॉल्यूम कम हो गई, दस ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी दस डिक्रीजेस। ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी तो क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस कर जाएगा। ओके, As a result, intrapulmonary pressure increases. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इससे क्या हो जाएगा, अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस मूव कर जाएंगी, मीन्स एक्सपिरेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। एट रेस्ट ब्रीदिंग अकर्स अबाउट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, बीइंग मोर इन चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक नोट था आपके लिए। ये देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये आपको ए डायग्राम दिखा दिया, ये आपका इंस्पिरेशन था, यहाँ पे आपका एक्सपिरेशन हो गया। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर एल्वेलाई एज वेल एज टिश्यूज। प्राइमरी साइट जो होती हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए, दे आर एल्वेलाई और टिश्यू होती हैं। इट अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पे या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, देख लीजिए। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन या फिर आप बोल सकते हो थिननेस ऑफ मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी एज वेल एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये चार फैक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, द क्वांटिटी ऑफ एयर द लंग्स कैन रिसीव
मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर लंग्स आपकी एयर को रिसीव कर सकता है। ठीक है, एयर उसने रिसीव कर ली, कितनी क्वांटिटी को वो होल्ड करके रख सकता है, कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी में लंग्स जो है वो एयर को बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी और पल्मोनरी कैपेसिटीज। सबसे पहले हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए देखो, द डिफरेंट वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आर एज फॉलोज। सबसे पहले आपके पास टाइडल वॉल्यूम। गाइज ये जो एमएस लिखा है इसका मतलब है मेजर्स। ठीक है, इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग इन रिलैक्स्ड और रेस्टिंग पोजीशन। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, कितने अमाउंट में आपने एयर नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन के अंदर एयर इनहेल करी और कितनी एक्सेल करी। It is about 500 ml. It consists of 150 liter of dead space volume and 350 liter of alveolar volume. ठीक है, a healthy man can inspire or expire 6000 to 8000 ml of air per minute. वैल्यूज आपको याद रखनी है, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई 6000 to 8000 ml per minute. फिर you have partial pressure of gas is the pressure it exerts in a mixture of gases. It is equals to the total pressure mixture divided by the percentage of the that gases in the mixture. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ दे रखा है जस्ट। फिर सेकंड हमारे पास आ जाती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी की अगर आप बात करते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हो गया आप एडिशनल कितने अमाउंट में एयर को इनहेल कर सकते हो। दैट मीन्स आप फोर्सिबली कितना इंस्पायर कर सकते हो, उसे आप बोलते हो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका वैल्यू कितना होता है 2500 टू 3000 ml ऑफ एयर। ठीक है, फिर थर्ड आपके पास आ जाता है ईआरवी। ईआरवी क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मींस आप कितना फोर्सिबली एयर को एक्सहेल कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1000 टू 1100 ml। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी का मतलब हो गया इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सहेलेशन। मींस रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि आप कितने अमाउंट ऑफ एयर को आप अपने लंग के अंदर रख सकते हो जब आपने फोर्सिबल एक्सहेलेशन कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1100 टू 1200 ml। ठीक है, वैल्यूज आपको सारी याद रखनी है। टीवी की वैल्यू कितनी थी 6000 टू 800 ml। फिर आपने आईआरवी की वैल्यू कितनी देखी 2500 टू 3000 ml। ओके, फिर आपने ईआरवी की वैल्यू देखी 1000 टू 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हो गया 1100 टू 1200 ml। ठीक है, अब आपके पास आ जाता है ईसी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर इवन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया ईसी टीवी प्लस ईआरवी। आप सिंपल याद रख सकते हो टीवी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आपके पास है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। एफआरसी में क्या हो जाएगा, जितनी भी रेजिडुअल वॉल्यूम है प्लस ईआरवी। ठीक है, ये होता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की बात करते हो तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। वाइटल कैपेसिटी मींस मैक्सिमम वैल्यू कितनी एयर की पर्सन इनहेल कर सकता है आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, ये तीनों चीजें इंक्लूड होंगी। वैल्यूज 3400 टू 4800 ml। इसके अलावा फिर आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी है। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर अ फोर्स्ड मैक्सिमम इंस्पिरेशन। वैल्यू कितनी हो जाएगी वीसी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है गाइस, सो अब हम कुछ पार्शियल प्रेशर्स की बात करेंगे जो कि आपको बताएगा कि डिफ्यूजन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है। इस टेबल की मदद से आप पता कर सकते हो कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा इन केस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यूज याद रख लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान रहेंगी चीजों को कंपेयर करना। ओके, तो चलिए अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। एक्सचेंज की बात कर लेते हैं एल्वेलाई और ब्लड के अंदर। दिस एक्सचेंज बिटवीन लंग, एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। द एल्वेलर वॉल इज वेरी थिन। एल्वेलाई की जो वॉल होती है दैट इज वेरी थिन विद अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर लेयर। यहाँ पे 3 मेजर लेयर आपके पास देखने को मिल जाती हैं। नंबर 1 थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, फिर एंडोथेलियम किसकी, कैपिलरीज की, एंड दी बेसमेंट सब्सटेंस जो कि यहाँ पे होगा इन बिटवीन देम, बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस होगा। ये जो लेयर होती है इनकी थिकनेस काफी कम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कितनी थिकनेस होती है, अबाउट 0.2 mm। दिस मेम्ब्रेन हैड अ लिमिट of gaseous exchange between alveoli and pulmonary blood called the diffusing capacities। ठीक है, अब at a particular pressure difference of CO2 is 20 to 25 times faster than the oxygen। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस जो होता है, डिफ्यूजन जो होता है, आप बोल सकते हो CO2 और ऑक्सीजन के बीच में काफी ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होता है। तो CO2 का जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ब्लड के साथ, दैट इज, ये आप बोल सकते हो दैट इज 20 to 25 times faster, ज्यादा होती है देन ऑक्सीजन। Thus, amount of CO2 that can diffuse through the membrane per unit difference is the partial pressure is much high as compared to oxygen। ठीक है, next, as seen in the table, PO2 in the alveoli 104 mmHg is higher than the in deoxygenated blood in the capillaries of pulmonary artery, that is 95 mmHg। देखो आपने टेबल के अंदर क्या देखा, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का कितना दे रखा है आपको, 104 mmHg। देखो यहाँ पे O2 के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg। इसके अलावा यहाँ पे फिर बात की गई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना दे रखा है, 95। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड के अंदर कितना दे रखा है, 95। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ O2 इज फ्रॉम एल्वेलाई टू दी ब्लड। तो अब जो मूवमेंट होगी O2 की, ऑक्सीजन की, वो कैसी होगी, ब्लड तक, मतलब एल्वेलाई से ब्लड तक। क्यों, क्योंकि हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। ऑल्सो PCO2 इज हायर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा दैट इज हायर है, वो कहां पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, दैट इज योर 45 mm ऑफ Hg। ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45 mmHg है, दैट मीन्स 45 mmHg से यहां से ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है, CO2 पासेस फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई, तो ये कहां पे जाएगा, एल्वेलाई में। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लेते हैं बिटवीन ब्लड और टिश्यू सेल्स। तो दिस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। इसे क्या बोला जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। Partial pressure of oxygen in oxygenated blood is 95 mmHg, that is greater than the PO2 in body cells, that is 40 mmHg। और PCO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 mmHg है, जो कि कम है देन दी बॉडी सेल। बॉडी सेल के अंदर कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, 45 mmHg। ठीक है, ड्यू टू दिस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम कैपिलरी ब्लड टू दी बॉडी सेल्स। इसी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की मदद से जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का, वो टेक प्लेस करता है, कहां से, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी आपकी रेस्पिरेशन की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस गाइस। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।